ब्रजेंद्र शर्मा जी, आदरणीय रामफल विशिष्ट जी, संजय कौशिक जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी। आज लोक सेवा पंचायत की तरफ से सोनीपत में जो दफ्तर का उद्घाटन हुआ है, वो एक हमें आधार मिला है अपनी आवाज उठाने। उन लोगों की आवाज उठाने का जो पिछले 10 वर्षों से ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। उन नौजवानों की आवाज उठाने का जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में रोजगार के मामले में ऐसा महसूस किया है कि बावजूद इसके कि जो नौकरी उनको मिलनी चाहिए थी, जिसकी इंटरव्यू देने गए थे, उनकी जगह किसी दूसरे को दे दी गई। ऐसा हुआ है, ऐसा वो महसूस करते हैं। और इसमें सच्चाई इसलिए है कि जब कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है तो ये मर्जी इंटरव्यू लेने वाले की है कि उसको जितने मर्जी नंबर दे दे, कोई पारदर्शिता नहीं। ये उस व्यक्ति पे निर्भर करता है। और वो व्यक्ति कौन है, वो किसको नंबर देने चाहता है, किसका चयन करना चाहता है, किसको नौकरी देना चाहता है, ये बात आप अच्छे ढंग से समझते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि मेरे बच्चे जो एमकॉम पास हैं, एमटेक हैं, पीएचडी की है, जब वो नौकरी के लिए जाते हैं और आगे बैठा जो उनकी इंटरव्यू लेने वाला होता है वो अंडर ग्रेजुएट होता है, वो ग्रेजुएट भी नहीं होता। तो यहां कुछ बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे पूछूंगा कैसा महसूस करते हैं वो। अगर एमए वाले की इंटरव्यू 10वीं पास ने लेनी है तो वो क्या नंबर देगा उसको? नंबर तो फिर वो डिस्क्रिशन से देगा, मर्जी से देगा, लियाकत देखकर नहीं देगा। तो जब मर्जी से नंबर दिए जाते हैं तो किसी के भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है। तो हमने ये मुद्दा उठाया है कि आने वाले समय में नौकरियों में ये भाई भतीजावाद खत्म होना चाहिए। नौकरियों में इंटरव्यू की प्रथा खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू की प्रथा के साथ एक बच्चे के अगर 70 नंबर हैं और इंटरव्यू लेने वाले ने उसको 2 दे दिए इंटरव्यू में, तो उसके 72 हो गए। और किसी बच्चे के अगर 50 नंबर है, उसको 24 दे दिए तो उसको 74 हो गए 25 में से। तो नौकरी किसको चलेगी? किसे मिली? जिसके 50 थे, जिसके 70 थे उसे नहीं मिली। ये कौन बर्दाश्त करेगा? कौन बर्दाश्त करेगा ऐसे देश में जिसमें उसका संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी के साथ अपनी मर्जी के साथ भेदभाव किया जाए। तो इस भेदभाव को मिटाने के लिए हमने आज जो दफ्तर की नींव रखी है, यहां से आवाज उठेगी आपकी, यहां से आपके मन का आक्रोश उठेगा, यहां से मार्च करेंगे। अगर नहीं उन्होंने ये प्रथा को बंद किया तो एक एजिटेशन करेंगे सरकार के खिलाफ इस प्रथा को बंद करवाने के लिए। ये नाइंसाफी मतवादा लगातार नहीं होने देंगे। ये दफ्तर इस बात का आधार है। क्षेत्रवाद की बात करते हैं। आप जानते हैं कि जो भी विकास हुआ है, किसी क्षेत्र में बहुत विकास हुआ, किसी क्षेत्र में बहुत कम हुआ, किसी क्षेत्र में बहुत नौकरियां मिली हैं, किसी क्षेत्र में बिल्कुल नहीं मिली। तो समूचे हरियाणा में बराबर का विकास क्यों ना हो?
पूरे हरियाणा के हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए बराबर का मौका क्यों ना मिले, ये हमारा प्रश्न है। किसी व्यक्ति और व्यक्ति में भेदभाव कैसे हो सकता है? किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से अधिकार हरियाणा में कैसे हो सकते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता। किसी के अधिकारों को छीनकर दूसरे को दे दिया जाए, ऐसा भी हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। जब ऐसा होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है। आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरे साथियों ने भी कहा, मेरे साथ ही बैठे इन्होंने कहा कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, जनता आपकी तरफ देख रही है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। कब इंसाफ के लिए आवाज उठाओगे? कब अपने अधिकारों की रक्षा करना सीखोगे? मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। कब अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ोगे? ये देख रहा हूं मैं आपकी तरफ। कब तक बैठे रहोगे? कब तक यही कहते रहोगे हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है? कब तक और क्यों? किस लिए? क्या आप सक्षम नहीं हैं? क्या भगवान ने आपको शक्ति नहीं दी कि आप आवाज उठा सके? क्या आप अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, आने वाले बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं? मान के चलिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मौके नहीं बार बार आते हैं, ये समय नहीं आता है। जो व्यक्ति, जो समाज का वर्ग अपनी रक्षा नहीं कर सकता, अपने अधिकार की रक्षा नहीं कर सकता, देश में मिले हुए संविधान के तहत जो हक है उनकी रक्षा नहीं कर सकता, उसको कमजोर माना जाता है। और कमजोर व्यक्तियों का ताकतवर व्यक्ति शोषण करते हैं, आपने हमेशा देखा है। और उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, उनको बोलने से पहले ही दबा दिया जाता है। और दो तरफ बांटकर, उनके बीच में इख्तिलाफात पैदा करके, उनकी मजबूती को कमजोर करके राजनीति के जरिए सत्ता को प्राप्त करने के लिए उनको अलग अलग कर दिया जाता है। आज के जमाने में राजनीति लठ की नहीं है, इकट्ठ की है। अगर इकट्ठे हो तो राजनीति में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपके इकट्ठ को तोड़ दिया जाता है। आपने देखा नहीं क्या? बताने की जरूरत नहीं है कैसे इकट्ठ होता है, कैसे इकट्ठ होता है। इट्स अंडर ए प्लानिंग। किस तरह से राजनीति में सत्ता को प्राप्त करने के लिए, ताकत को प्राप्त करने के लिए, सरकार को बनाने के लिए किस तरह की मन स्थिति होती है, किस तरह की सोच होती है, आप भूले नहीं हुए, आप जानते हैं। लेकिन आप इस बात के लिए कटिबद्ध हैं, आपने फैसला किया है। मुझे शक नहीं है इस बात पे, मैं जानता हूं कि आपने फैसला किया है। आपने फैसला किया है कि इन ताकतों के साथ लड़ेंगे। हम भले ही बाजार में ढोल न पीटते फिरें, हम भले ही ऊंची आवाज में उनका विरोध ना करें, लेकिन दिल में जो बलबले हैं वक्त आने पर उनको दिखा देंगे। आप भी उसी तरह सोचते हैं, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मैं जानता हूं कि आपके मन में क्या है,
मैं जानता हूं कि आप बताना चाहते हैं, लेकिन मुझे डर है, मुझे भय है कि कहीं आपको कामयाबी ना मिले तो। और क्या कारण हो सकता है ना कामयाबी मिलने का? आपने यहां सोनीपत पार्लियामेंट की सीट पर एकता का मुजाहरा किया, लेकिन डर क्यों है कि आपकी एकता को तोड़ने के लिए बहुत सी ताकतें और बहुत सी शक्तियां लगेंगी। आपको अलग अलग करने के लिए अलग अलग किस्म के लालच भी दिए जा सकते हैं। आपको कमजोर करने के लिए दो फाड़ किया जा सकता है, एक दूसरे से लड़ाया जा सकता है, एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा सकता है। आने वाले समय का नाम लेकर लालच भी दिया जा सकता है। दूर रहिएगा, इन सब बातों से दूर रहिएगा और दो कश्तियों में पांव रख के नहीं चलेगा भाई, कभी मत चलिएगा, बहुत भारी नुकसान होगा। फैसला आपको करना होगा और फैसला करते वक्त आपको देखना होगा कि ये आने वाले कुछ महीनों और वर्षों की बात नहीं है। आनंद जी ने कहा ढोलीदार, ओंडेदार, मुकर्ररदार, माफीदार, बूटीमार, इन सबको जमीन के मालिकाना हक दिलवाए, लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन आप ये बात महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस को जो 10% का आरक्षण मिला है, उसमें कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। क्योंकि आपको जब 10% का आरक्षण मिला है 4 सामान्य जातियों को, उसमें आपको संघर्ष नहीं करना पड़ा, कोई रेल नहीं रोकनी पड़ी, कोई सड़क पर नहीं बैठना पड़ा, कोई जेल नहीं जाना पड़ा। मैं लड़के लेकर आया हूं, लड़के लेके आया हूं और हमेशा जिंदगी भर रहेगा, एक दिन की बात नहीं है। दो चीजें हैं इसमें। एक तो जितनी नौकरियां आएंगी उसमें 10% 4 सामान्य जातियों के बच्चों को मिलेगा, उन परिवारों के बच्चों को मिलेगा जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं बनती, लेकिन उन्होंने शौक के साथ अपने बच्चों को पढ़ाया है और आज भी बेरोजगार हैं, काबिल है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा, उनके बच्चों को मिलेगा। उनके बच्चों को मिलेगा जिनके घर में 5 एकड़ से कम जमीन है, उनके बच्चों को मिलेगा जिनकी आमदनी 1.5 लाख रुपए सालाना से कम है। 95% परिवार ऐसे हैं, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे वो पंजाबी है, ब्राह्मण है, राजपूत है, बनिया है, 95% परिवार ऐसे हैं जिनके पास 5 एकड़ से भूमि कम है। उन सबके बच्चों को मिलेगा और तब तक मिलेगा जब तक आरक्षण रहेगा। ये कोई छोटी बात नहीं। अगर 50,000 नौकरी आएगी तो 5,000 नौकरी और किसी को नहीं जा सकती, उन्हीं को मिलेगी, नहीं तो खाली रहेगी। ताकि वो नौकरी खाली ना रहे, इस बात को लेकर 452 गांवों में जाके गांव में ये प्रचार किया था कि अपने सर्टिफिकेट बनाओ जो तहसीलदार बनाता है। अभी रिजल्ट निकले हैं, भिवानी में 10 नौकरियां थी, 10 में से 2 भरी गई हैं इसके तहत, 8 खाली चली गई क्योंकि सर्टिफिकेट बच्चों ने नहीं बनवाया। अफसर लोग आकर आपको नहीं बताएंगे, सरकार बताना नहीं चाहती है, सोच करके आप अपना हक ना ले जाएं। मेरी कोशिश कुछ हद तक कामयाब रही है क्योंकि मैं सारे गांव में नहीं पहुंच सका। मैं आपकी जिम्मेदारी लगाना चाहता हूं कि हर जगह आप बताओ और पूछो कि आपने सर्टिफिकेट बना लिया, 1 दिन में बनता है। आनंद शर्मा जी, आपको पता मैं आया था, आपके यहां भी आया था सर्टिफिकेट दिखाने के लिए, पूरे हरियाणा में घूमा था, उसका असर अब मिलेगा। अब नौकरियां जो आएंगी, जो 60,000 नौकरियों की बात करते हैं,
द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की वो जो नौकरी आएगी उसमें हमें हमारा हिस्सा मिलेगा। मुझे खुशी है इस बात की। एक तो नौकरियां, दूसरा इससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने लड़ाई लड़ी थी अपने सम्मान की, मान सम्मान की। किस वजह से हमारा हक हमें ना दिया जाए, हमें क्यों वंचित रखा जाता है। हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, हम किसी के अधिकारों पे कब्जा नहीं करना चाहते। जो जिसका है उसको मिले, लेकिन जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस बात को लेकर आगे चलना पड़ेगा और इससे इस बात को समझना पड़ेगा कि समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलना है। आप इस बात को मान के चलो, अगर किसी के ऊपर जुल्म होता है, कोई कमजोर है, अगर आप उसका साथ देते हैं, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो मोहल्ले में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे गली में हो, चाहे शहर में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो मंडी में हो, कहीं भी हो, अगर आप उसका साथ देते हैं तो आने वाले समय में वो आपका साथ देते। आप अगर उसकी आवाज बनते हैं तो आपकी आवाज में आवाज मिलाएगा। ये तो आपको करना ही है, अकेले चलने से बात नहीं बनेगी। समाज के हर वर्ग को साथ लेना पड़ेगा। अकेले चल के हम आगे नहीं बढ़ सकते। भड़काने की बातें बहुत सी होती हैं, कहने की बातें बहुत सी होती हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, मेरा एक प्रश्न है और मैं ये कहूंगा, मैं आपका नेता नहीं बनना चाहता, मैं तो आपका फॉलोअर बनना चाहता हूं। आप आगे चले, मैं आपके पीछे चलने को तैयार हूं। लेकिन जो लालच करते हैं नेतागिरी का, जिनके मन में नेतागिरी ही है, सिर्फ राजनीति है, मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि अगर समाज के इन वर्गों को आरक्षण मिला तो उनको तकलीफ क्या है। किसी ने आज तक नहीं बोला कि ये अच्छा हुआ। किसी पार्टी ने, किसी व्यक्ति ने, क्या ये इंसाफ नहीं था? क्या 10% आरक्षण से बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेगी? तो उनके पेट में कौन सा दर्द हो रहा है? वोट मांगने आ जाते हैं, समर्थन मांगने आते हैं, आप भी निराश हो जाते हैं। कई बार आपका समर्थन भी उनको मिलता है, लेकिन आप अपने मन से पूछ लीजिएगा एक बात, आपका समर्थन उनको मिलता है, दिल उनका आपके प्रति साफ नहीं है, सिर्फ आप ही समर्थन देते हैं। जैसे पहले आज तक कहते रहे हैं, मैं सुनता रहा हूं, आप कहते थे कि पंडित जी क्या करें, हम तो कई वर्षों से, 30 वर्षों से, 40 वर्षों से कांग्रेस को वोट डालते आ रहे हैं, कहते थे ना। हमारा हुआ कुछ नहीं। आप 40 वर्षों से कांग्रेस को वोट डालते आ रहे हैं और आपका फिर भी कुछ नहीं हुआ। यही एक कारण है कि कांग्रेस को लगा कि ये तो वोट हमारे पक्की है, पड़ेगी, इनका करो या ना करो। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टी आपका ध्यान नहीं करती है, कोई पार्टी आपके बारे में नहीं सोचती है, तो आप क्यों वोट डालते हैं? और आज कोई दूसरी पार्टी उठ के कहे कि मैं आपका नेता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होना है। हमें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होना है। हमें अपने लक्ष्य को देखना है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये नहीं है कि एक दुश्मन को मारने के लिए दूसरे की मदद करनी है, ये काम नहीं है हमारा। हमें तो पूछना है हमारे लिए क्या किया है, क्या करोगे, हमें हिस्सा दोगे, हमारी सरकार में शिरकत होगी, हमारा हिस्सा मिलेगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमें वो सम्मान और मान मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए।
अगर ये नहीं मिलेगा तो आपकी खोखली बातों में हम नहीं आएंगे भाई, कह सकते हो। खोखले नारों और खोखली बातों में विश्वास करके हम आज तक 40 वर्ष से मार खा रहे हैं। आगे आने वाले समय में, भविष्य में फिर अगर हम यही करेंगे तो आगे भी मार खाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है, मान के चलिए। क्यों नहीं लेंगे हम? किसी से कमजोर नहीं है, बस इतना ही है कि सबको साथ लेके चलना और एक सीमित सा दायरा बना रखा है हमने अपना। ये सीमित दायरे से हमें निकलना, एक सोच बना रखी है हमने, उस सोच के पीछे चलते हुए हमें वर्षों वर्ष निकल गए हैं। उस सोच को बदलना है। आप बहुत ईमानदार लोग हो, मेहनतकश लोग हो, ज़हीनियत है, लियाकत है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो आपको भावनाओं में बहाकर ले जाते हैं, क्योंकि आप भावुक हो। आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करके, आपकी भावनाओं को के साथ खिलवाड़ करके आपका इस्तेमाल करते हैं। इससे बचना जरूरी है। मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि 3 मुद्दों को लेकर चलेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा अहम है हमारे मान सम्मान के लिए, राजनीति में हमारी शिरकत के लिए, हमारे स्थान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा मुद्दा यह है कि जो हमें कमजोर समझते हैं उनको अपनी ताकत, अपनी एकता के साथ अपनी ताकत का इजहार करवाएं। और तीसरा मुद्दा यह है कि आने वाले भविष्य में हम अपने परिवारों का, बच्चों का रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी हालत में भी ये लड़ाई हम आर पार की लड़ेंगे अपने बच्चों के लिए। इसमें कोई रोक नहीं। इन 3 मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मैं जानता हूं कई बार मन में आता है मुझे भाषण करना शायद नहीं आता, लेकिन मैं जो बोलता हूं दिल से बोलता हूं। मैं कोई अंतर नहीं रखता, मेरी सोच में और बोलने में अंतर नहीं है, लेकिन मैं आपको एक कठोर शब्द भी बोलना चाहता हूं। ये मेरा काम नहीं है कि मैं आपको सिर्फ अच्छे अच्छे शब्दों के साथ आपकी तारीफ करके, आपकी वाह-वाह करके चला जाऊं। ये मेरा काम नहीं, उससे फायदा नहीं होगा। कठोर शब्द ये है, अपने आप को पहचान लो। 40 वर्षों में आपने अपने आप को नहीं पहचाना। बार बार हर साल मार खाने के बावजूद भी आप ये समझते रहे हैं कि नहीं हम तो बहुत आगे हैं। आप आगे नहीं, आपको बहुत पीछे धकेल दिया गया और अभी भी नहीं समझोगे। अभी भी अगर कदम नहीं बढ़ाओगे, पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा, फिर दूसरा कदम उठेगा और आपके साथ किसी दूसरे का कदम उठेगा। अगर नहीं करोगे तो इतनी नीचे अब गर्त में हम जा चुके हैं कि इससे निकलना हमारे लिए असंभव हो जाएगा आगे। इस बात को मान के चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।